हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आधार स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट लेवल 1 के कुछ ऐसे डाउटफुल क्वेश्चन हैं जिनके काफ़ी सारे कोचिंग वाले या स्टूडेंट अलग अलग आंसर बता रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कुछ आंसर किया है, किसी ने कुछ आंसर किया है, वो अपने ऑथेंटिक प्रूफ भी रख रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ऐसे 13 क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा डाउटफुल लग रहे हैं, जिनके एक से अधिक आंसर हैं या कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीट होने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चनों पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप भी इस वीडियो को पूरा देखिए। हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आप डाउटफुल मान रहे हो, जिसको आप श्योर गलत मान रहे हो, लेकिन वो भी सही होने के चांस हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं जो आंसर बता रहा हूँ वो काफ़ी हालांकि रिसर्च करके मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। आप ये बात ध्यान में रखें। मैं किसी क्वेश्चन का कुछ आंसर बताऊं और हो सकता है कि किसी स्टूडेंट ने वो आंसर नहीं किया, कुछ और किया है, तो वो फिर बाद में आके कमेंट करे। तो ऐसा ना करे। पहली बात तो ये है कि मेरे बताने से आंसर वो सही नहीं होगा। बोर्ड जो मानेगा आंसर तो वो ही सही होगा। हम केवल चर्चा कर रहे हैं कि ये एक संभावित उत्तर हो सकता है। हम केवल चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ या जो आंसर बता रहा हूँ, उसको लेकर आपको टेंशन में नहीं आना है। हम केवल चर्चा कर रहे हैं कि इसका ये आंसर हो सकता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन इनके अलावा, इन जो 13 क्वेश्चन मैं अभी बताने वाला हूँ, इनके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपके डाउटफुल है तो वो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत कब की गई। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आप साइड में देख भी सकते हो। तो राजस्थान नहर की शुरुआत कंवर सेन द्वारा कब की गई। अब दोस्तों, इसमें दो डाउटफुल ऑप्शन है। एक तो है 1948 और एक है 1958। अब इसका आंसर जो मुझे मिला वो आंसर ये है कि जो 1948 में कंवर सेन द्वारा इसकी योजना बनाई गई थी, तो शुरुआत योजना बनाने से इसकी शुरुआत की गई है। और वैसे अगर इसकी शिलान्यास, इसका जो किया गया आधारशिला इसकी रखी गई, वो 1958 में रखी गई थी। तो अब इसमें कौन सा आंसर बोर्ड मानता है। हालांकि काफ़ी सारे कोचिंग वालों ने 1948 आंसर माना है, क्योंकि प्रश्न में शुरुआत पूछी गई है। तो इसकी जो योजना बनाई गई थी वो 1948 में योजना बनाई गई थी, और इसका शिलान्यास जो है वो 1958 में हुआ था। अब इसका आंसर क्या माना जाता है, ये प्रश्न एक डाउटफुल है। 58 भी हो सकता है और 48 भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बीसलदेव रासो किण भातरो काव्य है। बीसलदेव रासो जो है वो कैसा काव्य है। ऑप्शन है भक्ति काव्य, प्रकृति काव्य, वीर काव्य और प्रेम काव्य। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के काफ़ी सारे सोर्स तो वीर काव्य के मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये प्रेम काव्य है। एक्चुअल में तो ये प्रेम काव्य है, लेकिन काफ़ी सारे राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं वो भी इसको वीर काव्य बता रही है। अब जहाँ तक मैंने रिसर्च किया उसमें यह है कि जो ये बीसलदेव रासो है वो 4-5 खंडों में लिखा गया है। अब उसमें कुछ खंड ऐसे हैं जिसमें वीरता का जो वीर रस है उसका कुछ कहीं कहीं प्रदर्शन होता है। बाकी ये मुख्य रूप से प्रेम काव्य ही है। तो ये वैसे तो प्रेम काव्य है, लेकिन कई ऑथेंटिक बुक में इसको वीर काव्य दे रखा है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, मैं भी इसका वीर काव्य ही करके आया हूँ, लेकिन ये प्रश्न मैं खुद भी गलत मान रहा हूँ। इसका सही आंसर जो होगा वो प्रेम काव्य ही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है आदिकालीन चारण साहित्य रचनाकार नहीं है। तो ऑप्शन है शिवदास गार्डन, वज्रसेन सूरी, श्रीधर व्यास और बादर ढाडी। अब इसमें दो ऑप्शनों को लेकर सबसे ज़्यादा डाउट है। एक तो है वज्रसेन सूरी और दूसरा जो सी ऑप्शन है श्रीधर व्यास। और प्रश्न में पूछा है चारण शैली का रचनाकार नहीं है। अब इसमें वज्रसेन सूरी जो है वो जैन साहित्यकार है, चारण वो नहीं है। श्रीधर व्यास जो है काफ़ी सारे 1-2 किताबें हैं उनमें जैन जो साहित्यकार है उनमें श्रीधर व्यास का नाम लिखा है, रणमल छंद का नाम लिखा है। लेकिन चारण काव्य में लिखते हैं इसका कहीं प्रूफ नहीं है। पूछा है जैन
साहित्यकार है या नहीं ये नहीं पूछा है, पूछा ये है कि चारण शैली के रचनाकार। हो सकता है जैन होने के बाद भी चारण शैली में लिख रहे हो, तो चारण शैली का नहीं है ये पूछा है। तो श्रीधर व्यास जैन हो सकते हैं, ये कहीं से पता नहीं चला। हालांकि एक दो किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि ये जैन साहित्यकार की एक लिस्ट है, उनमें श्रीधर व्यास का भी नाम है। अब जैन साहित्यकार होने से ये बात क्लियर नहीं होती कि ये चारण शैली में लिखते थे या नहीं लिखते थे। तो जहाँ तक इसका आंसर है वो वज्रसेन सूरी है, क्योंकि वज्रसेन सूरी के बारे में तो ये साफ लिखा हुआ है कि ये जैन साहित्यकार थे, चारण साहित्य शैली में नहीं लिखते थे। तो ये बात हो गई इस प्रश्न की। अब इसका ऑप्शन आप हो सकता है श्रीधर व्यास करके आए हो, कुछ वज्रसेन सूरी करके आए हो। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेरे बताने से ये प्रश्न क्या उसका सही होगा नहीं होगा ये तय नहीं होता है, तय तो बोर्ड ही करेगा। अगला जो प्रश्न है वो है भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, भारत रेल का विकास प्रदर्शन करना, राजा और उनके शाही स्थानों के बीते हुए युग को पुनः प्रदर्शित करना, घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना और रेल यात्रा को प्रोत्साहन देना। अब इस प्रश्न को लेकर मैंने इंडियन रेलवे की ये वेबसाइट चेक की है, उसमें लिखा हुआ है कि हेरिटेज कल्चर का नाम लिखा हुआ है उसमें, और इसमें लिखा है कि मैं एक सेकंड पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा है। टू शो इंडियन रिच कल्चर हेरिटेज एंड मैग्निफिकेंट हिस्टोरिकल पैलेस टू द पीपुल ऑफ इंडियन एंड द वर्ल्ड। पीपुल ऑफ इंडियन एंड वर्ल्ड मतलब भारत के नागरिक और विश्व के नागरिक, यानी घरेलू पर्यटन और विदेशी पर्यटन, यहाँ पे दोनों का नाम आया है। तो भारत गौरव रेल जो है उसके द्वारा घरेलू पर्यटन मतलब इंडियन पीपुल एंड वर्ल्ड पीपुल मतलब विदेशी पर्यटन, दोनों को इंडियन हेरिटेज रिच कल्चर दिखाने के लिए ये ट्रेन चलाई है। ये सोर्स आप देख सकते हो इंडियन रेलवे गवर्नमेंट साइट पर, इसका ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। अब काफ़ी सारे कोचिंग्स वालों ने इसको घरेलू पर्यटन इसका आंसर माना है। मुझे जहाँ तक लग रहा है इसका आंसर घरेलू पर्यटन नहीं माने जाएगा बोर्ड के द्वारा, क्योंकि इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर इंडियन पीपुल एंड वर्ल्ड दोनों लिखा है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको करके यही आए हैं कि राजाओं और उनके शाही स्थानों को दर्शाने हेतु। अब बोर्ड इसका क्या आंसर मानते हैं, हालांकि मुझे ये लगता है कि यही आंसर मानना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इस प्रश्न में क्या हुआ है, इसमें इंग्लिश में कुछ और है और हिंदी में कुछ और है। आप इंग्लिश में पढ़ोगे, इंग्लिश में लिखा है विच स्पोर्ट्स मोस्ट प्लेयर फ्रॉम राजस्थान हैव बीन हॉनर्ड विद द पद्मश्री अवार्ड। यहाँ पे लिखा है मोस्ट प्लेयर मतलब ज़्यादातर खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, जबकि हिंदी में ऐसा नहीं लिखा कि किस खेल के ज़्यादा खिलाड़ी है, इसमें सीधा लिखा है किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर है। अगर इंग्लिश का सही मानते हैं तब तो इसका आंसर होगा एथलीट, क्योंकि मैंने बुक में देखा है एथलीट के खिलाड़ियों को ज़्यादा पद्मश्री मिला है। और अगर करंट से रिलेट करें तो निशानेबाजी इसका आंसर होगा। अब इसका आंसर क्या मानता है बोर्ड, ये देखते हैं, जब आंसर की आएगी तब इसका पता चलेगा। अगर इंग्लिश को सही मानता है बोर्ड तब तो इसका आंसर एथलीट होगा, वरना ये चारों ऑप्शन सही है। अगर हिंदी में देखें तो चारों ऑप्शन सही है, चारों खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री मिल चुका है। अगर करंट की बात करें तो निशानेबाजी में मिला है। अगला क्वेश्चन है, अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के कुल 130 विद्यार्थी नामांकित है तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे। काफ़ी सारे 5 करके आए हैं, काफ़ी सारे 4 करके आए हैं। इन दो के ऑप्शन में डाउट है, कुछ कोचिंग वाले 4 बता रहे हैं, कुछ 5 बता रहे हैं। अब इसका जो आंसर है वो उसका ऑथेंटिक सोर्स तो मुझे कहीं से नहीं मिला, लेकिन इसका आंसर क्या होगा ये मैं भी नहीं बता सकता, कोचिंग वाले भी नहीं बता सकते, और जो टीचिंग मेथड या आरटी पढ़ाने वाले बड़े से बड़े सर हैं वो भी इसका आंसर डाउटफुल ही बता रहे हैं। वो 4 जरूर बताते हैं इसका आंसर कि 4 होना चाहिए, लेकिन 5 भी हो सकता है, क्योंकि कई जगह मैंने ऐसे, हालांकि मैंने पढ़ा नहीं है, केवल सुना है कि
पीटीआई की भी एक पोस्ट होती है। जब 120 से अधिक विद्यार्थी हो जाते हैं तो एक पीटीआई की पोस्ट भी होती है, तो इस हिसाब से 5 हो गए। और हालांकि ये बात सही है या नहीं है ये पता नहीं है मुझे, लेकिन कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि एक एचएम की पोस्ट होती है। अगर एचएम की पोस्ट को काउंट करते हैं तब तो 5 हो गए, लेकिन इसमें केवल शिक्षक पूछा है तब 4 भी हो सकते हैं। तो इसका सोर्स मुझे कहीं से मिला नहीं, तो मैं आपको इसका आंसर भी नहीं बता सकता कि 4 होगा या 5 होगा इन दोनों में से ही। हो सकता है क्वेश्चन डिलीट भी हो जाए, इसके भी पूरे चांस है। अगला इंग्लिश का क्वेश्चन है, एक फ्रेजल वर्ब है और अंडरलाइन किया हुआ है। इसका अर्थ पूछा है डोंट बीट अराउंड द बस। इसका अर्थ पूछा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये बताते हैं कि इसको सेंटेंस में प्रयोग करने से मुहावरे का अर्थ बदल जाता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। कोई भी मुहावरा हो, आप किसी भी सेंटेंस में उसको यूज करोगे, मुहावरे का अर्थ कभी भी वाक्य में प्रयोग करने से बदलता नहीं है। तो डोंट बीट अराउंड द बस कोचिंग वाले इसका आंसर, एक कोचिंग वाले बता रहे हैं सेट थिंग्स टू द पॉइंट, मतलब बात को टू द पॉइंट कहना। और एक कोचिंग वाले बता रहे हैं कि अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। मैं इसका बता देता हूं, डोंट बीट अराउंड द बस का मतलब होता है कि इधर उधर की बात मत करो, ये इसका अर्थ है। अब टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इसका सीधा सा अर्थ ये निकल रहा है कि जो बात इंपॉर्टेंट है वो बात करने से अवॉइड करना, यानी बच रहा है कोई। तो इसका आंसर टू अवॉइड टॉकिंग व्हाट इज अबाउट इंपॉर्टेंट। इसका जो मैंने नेट पर सर्च किया तो ये कैम्ब्रिज की एक डिक्शनरी है, उसमें ये आंसर मिला है कि अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ये कैम्ब्रिज की डिक्शनरी है, उसमें ये लिखा हुआ है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि से थिंग्स टू द पॉइंट इसका अर्थ ये नहीं निकल रहा कि इधर उधर की बात मत करो। इसका अर्थ तो ये दूसरे सेंस में, पॉजिटिव सेंस में हो गया कि बात को सीधे तरीके से कहो, जबकि इसमें पूछा केवल फ्रेजल वर्ब का अर्थ है, उसका रिएक्शन नहीं पूछा है। तो मेरे जहाँ तक मुझे लग रहा है कैम्ब्रिज की डिक्शनरी देखने के बाद इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। अब आपने क्या किया है, हालांकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने सी किया होगा इसमें, तो आप ये ना सोचे कि ये गलत हो गया। बोर्ड इसको 2 ऑप्शन भी सही मान सकता है और डिलीट भी कर सकता है। अगला प्रश्न है इट्स टाइम वी, आगे खाली स्थान है, ऑप्शन है लेफ्ट, लीव, आर लिविंग, हेड लेफ्ट। तो दोस्तों ये जो मैंने किसी इंग्लिश वाले स्टूडेंट से, टीचर से बात की, तो उन्होंने ये बताया कि ये दोनों आप देख सकते हैं, ये दोनों जो है वो दोनों ही सही है। इसमें टेंस का पता नहीं चल रहा कि पास्ट टेंस में बात हो रही है या प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है। अगर पास्ट टेंस में होती तो लेफ्ट होता, अगर प्रेजेंट में हो रही है तो लीव होगा। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही बता रखे हैं। अब बोर्ड इसका आंसर क्या मानता है, हालांकि मैंने इसको लीव करके आया हूँ, लेकिन मैं फिर भी इसको अपना गलत ही मान रहा हूँ। हो सकता है इसका लेफ्ट भी हो जाए आंसर और लीव भी हो जाए। तो इसका जब आंसर की आएगी तब इसका पता ठीक से चल पाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो उसका संवेग क्या होगा। दोस्तों ये काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। मैंने जो फिजिक्स पढ़ाने वाले सर हैं, जो आप भी इस यूट्यूब चैनल पर कमल सर के वीडियो आपने देखे होंगे जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो उन्होंने खुद ने ये बताया कि ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसका जो आंसर होगा वो कांस्टेंट यानी कि नियत इसका आंसर होगा, क्योंकि जो कार्यरत बल शून्य है तो उस पर संवेग जो है वो एक कांस्टेंट बना रहता है। मैं इसका आंसर शून्य करके आया हूँ, मैं खुद गलत मान रहा हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट शून्य करके आए, तो ये श्योर है, इसको तो अपन ने डाउट मान ही नहीं सकते कि इसका आंसर शून्य होगा। ये कन्फर्म है, इसका आंसर नियत होगा, इसमें कहीं दुविधा की बात नहीं है। हालांकि अब हम सब लोग, काफ़ी सारे स्टूडेंट जिनको फिजिक्स आती है वो तो नियत करके ही आए होंगे, लेकिन शून्य करके आने वालों को अभी भी यकीन नहीं होता कि इसका आंसर नियत होगा, लेकिन इसका आंसर नियत ही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कागज फेनल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी डाउट में डाल रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन कहीं भी डाउटफुल नहीं है। इसका सीधा सा आंसर रेगमाल कागज होगा, क्योंकि बाकी जो तीनों ऑप्शन है, अभिलेख कागज मतलब किसी को अभिलेख, अपन जो पुरातात्विक अभिलेख है वो जो कागज होते हैं उनको अभिलेख कागज कहते हैं। और कागज ऊपर इंग्लिश में लिखा है लाइनिंग कागज, जो सादा पेपर लाइनिंग का होता है उसको अस्तर कागज बोलते हैं। आप
नेट पर सर्च करोगे अस्तर या लाइनिंग पेपर, तो आपको उसका इमेज दिख जाएगी, उसके बारे में दिख जाएगी। जो अपनी कॉपी होती है, जो लाइनिंग होती है, वैसी लाइनिंग वाले को अस्तर कागज बोलते हैं। ऑप्शन सी है सोखता कागज, इंग्लिश में दे रखा है ब्लोटिंग पेपर। अब ब्लोटिंग पेपर, सोखता कागज वो होता है जो ब्यूटी प्रोडक्ट में काम में आता है। अपन टिश्यू पेपर भी बोल सकते हैं, जो स्किन को, ऑयली स्किन वगैरह को या स्किन पर कुछ लगाते हैं उसको पोंछने के काम आता है, सोखने के काम आता है, उसको सोखता कागज बोलते हैं। तो जो फेनल बोर्ड होता है उस पर सोखता कागज प्रयोग में नहीं लिया जाता। उसकी फेनल बोर्ड जो होता है वो एक खुरदरी सतह होती है जिस पर कुछ भी अपन चित्र वगैरह या नोटिस वगैरह कुछ भी चिपका सकते हैं। तो ऐसा फेनल बोर्ड उसको बोलते हैं। काफ़ी जो बड़े स्कूल है वहाँ पर आप जाकर भी देख सकते हो, फेनल बोर्ड हर जगह, नोटिस बोर्ड की जगह फेनल बोर्ड लगा हुआ होता है जिस पर पिन लगाकर अपन कुछ भी नोटिस लगा सकते हैं, या उसके साथ पेपर ऐसा आता है कि आप उसको डायरेक्ट चिपका भी सकते हैं। तो वो तभी चिपकता है जब नीचे का कागज खुरदरा हो, जिसको रेगमाल कागज बोलते हैं। तो इसका आंसर ऑथेंटिक रेगमाल ही होगा, इसके अलावा दूसरा आंसर नहीं हो सकता। अगला जो क्वेश्चन है यह है कि कौन सा कि सही विकल्प का चयन कीजिए। चारों ऑप्शन में एक बार पढ़ देता हूं। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है, यह संरचनात्मक मूल्यांकन है। संरचनात्मक मूल्यांकन इंग्लिश में फॉर्मेटिव असेसमेंट। मानक संबंधी मूल्यांकन निर्देशन के अंत में उपयोग किया जाता है, योगात्मक मूल्यांकन है। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन में निर्देशन के दौरान उपयोग किया जाता है, योगात्मक मूल्यांकन है। मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के दौरान परीक्षण का उपयोग किया जाता है, संरचनात्मक मूल्यांकन है। अब इसमें दो ऑप्शन है, संरचनात्मक और मूल्यांकन। ये दोनों में से हमें चूज करना है। संरचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबको पता है फॉर्मेटिव असेसमेंट शिक्षण के दौरान होता है, प्रक्रिया चल रही हो उसके दौरान फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। समेटिव असेसमेंट परीक्षण जो जब शिक्षण प्रक्रिया पूरी हो जाए उसके बाद समेटिव असेसमेंट या योगात्मक मूल्यांकन होता है। अब इसमें दो ऑप्शन ऐसे हैं, जैसे डी ऑप्शन की मैं बात करूं तो निर्देशन के दौरान परीक्षण का उपयोग किया जाता है, संरचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन ए आप देखो तो उसमें लिखा है मानदंड संदर्भित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है, ये तो गलत है। ऑप्शन बी अगर देखें कि मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये दोनों ऑप्शन सही है, क्योंकि एक में पूछ रहा है अंत में उपयोग किया जाता है योगात्मक मूल्यांकन, ये बात भी सही है। निर्देशन के दौरान उपयोग किया जाता है संरचनात्मक या फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये बात भी सही है। अब दोनों बात इसमें सही है, कौन सा ऑप्शन बोर्ड सही मानता है या दोनों को सही मानता है ये तो आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा। तो ये प्रश्न भी डाउटफुल है, ये रियल में यही प्रश्न एक ऐसा है जो जिसके दो ऑप्शन सही हो रहे हैं। ये 131 नंबर का जो प्रश्न है कि एक परीक्षक द्वारा बोर्ड परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन योजना का उपयोग करता है। परीक्षक छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की विशेषताओं की तुलना अंकन कुंजी में दिए गए उत्तर की विशेषता से करने के बाद अंक प्रदान करता है। परीक्षक द्वारा यहाँ मापन की किस विधि का उपयोग किया गया है। हालांकि मैं इसका ग्रेडिंग करके आया हूँ और मैं इसको गलत मान रहा हूँ। ऑप्शन है ग्रेडिंग, प्रतिशत, बिंदु और रेटिंग। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा कोचिंग वाले भी बताने में असमर्थ है। हालांकि कई ग्रेडिंग बता रहे हैं, प्रतिशत भी बता रहे हैं, बिंदु भी बता रहे हैं और रेटिंग भी बता रहे हैं। ये प्रश्न ऐसा है जिसके अलग अलग कोचिंग वाले अलग अलग चारों आंसर बता चुके हैं। अब कौन सा सही होगा ये तो बोर्ड डिसाइड करेगा, मैं भी इसका आंसर नहीं बता सकता क्योंकि मैंने सर्च किया, कहीं पर भी मुझे ये मिला नहीं कि इसको डायरेक्ट कहीं से उठाया है, किसी किताब में मिल जाए। मैंने शिक्षण वीडियो की काफ़ी सारी किताबें खंगाली हैं, लेकिन वहाँ पर मुझे ऐसा कोई उत्तर, इसका सोर्स मिला नहीं कि इसका उत्तर निकाल सके। तो ये क्वेश्चन भी डाउटफुल है, क्या आंसर बनेगा बोर्ड उस पर डिपेंड करता है। अगला है विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों में शिक्षण एवं अधिगम खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है। दोस्तों इसका आंसर जेरोम ब्रूनर ही होगा, ये आप देख भी सकते हैं। जेरोम ब्रूनर, खोज उपागम के लिए जेरोम ब्रूनर ही आंसर होगा। कुछ स्टूडेंट आर्मस्ट्रॉन्ग करके आए हैं जो कि गलत है, आर्मस्ट्रॉन्ग इसका आंसर नहीं होगा। एक ह्यूरिस्टिक विधि
ह्यूरिस्टिक जो विधि होती है, अनुसंधान विधि, उसके साथ जरूर आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम मिलता है। लेकिन यहाँ पर खोज उपागम पूछा है, तो खोज उपागम में तो डिस्कवरी जो लर्निंग है, मैंने इंग्लिश की बुक भी देखी है, डिस्कवरी लर्निंग के नाम से जेरोम ब्रूनर ही सामने आते हैं। तो इसका आंसर जेरोम ब्रूनर होना चाहिए। हालांकि आपने आर्मस्ट्रॉन्ग भी करके आए होंगे काफ़ी सारे स्टूडेंट, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपका गलत है, हो सकता है पर्सन डिलीट हो जाए या दोनों सही मान ले, ये तो बोर्ड पे डिपेंड करेगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये मैंने 13 क्वेश्चन बताए हैं, इनका आंसर क्या होगा ये डाउटफुल 13 क्वेश्चन है। हालांकि मैंने संभावना बताई है हर पर्सन की कि कौन सा क्वेश्चन सही कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। अगर इनके अलावा भी आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जो डाउटफुल लग रहा है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर आप उसको भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जब इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाने का टाइम आएगा तब मैं काफ़ी सारे आपको ऑथेंटिक सोर्स टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप टेलीग्राम पर सीधे सर्च कर लीजिए आधार स्टडी। वहाँ पर आपको लगभग 5,500 के समथिंग सब्सक्राइबर है, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर मैं सोर्स उपलब्ध करवाता रहूँगा। जैसे ही इसकी ऑब्जेक्शन मांगेंगे की के अकॉर्डिंग, अभी तो की आई नहीं, की में कौन सा पर्सन सही मानते हैं गलत मानते हैं, अगर सही को भी गलत मानेंगे तो सोर्स में उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा कोई पर्सन आपको अभी भी लग रहा है कि ये पर्सन डाउटफुल है, तो आप कमेंट में वो पर्सन टाइप कर दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे सकूँ। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर SST या और किसी अन्य सब्जेक्ट के GK वगैरह के क्वेश्चन भी आपको डाउटफुल लगते हैं तो आप वो भी टाइप कर सकते हैं। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जब तक ये वैकेंसी या चलती रहेगी राजस्थान में, तब तक हम रूबरू होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।